हेलो दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना स्कॉलर क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, आज फिर से एक पार्ट आया है हिस्ट्री का ही, और हिस्ट्री के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि पार्ट 2 है ये। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण चल रहा है, और मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है कि एक भूमिका बनाई थी हमने पृथ्वीराज चौहान एवं कह सकते हैं कि जो जयचंद था उसकी एक शत्रुता बताई थी हमने कि क्या उसकी शत्रुता थी, क्यों उसने मतलब कि तराइन के युद्ध में भाग नहीं लिया प्रथम और द्वितीय में। उम्मीद करता हूं दोस्तों पिछला पार्ट अगर आपने देखा होगा तो ये पार्ट भी समझ में आ जाएगा आपके। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप पिछले पार्ट को देखें और तब इस पार्ट को देखें आप, तभी दोस्तों आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं आज आपको सीधा भूमिका नहीं बनाऊंगा, मैं आज सीधा आपको तराइन का युद्ध पढ़ाऊंगा कि तराइन का युद्ध कैसे हुआ है और किस किस के मध्य हुआ है और किसकी इसमें जीत हुई है। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर हिस्ट्री में ही तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है दोस्तों 1191 ईस्वी में। अब थोड़ा सा आप समझे कि भाई जब मोहम्मद गोरी ने पश्चिमी भारत में अपनी जड़ों को मजबूत कर लेता है, क्योंकि वो पश्चिमी भारत को लगभग जीत चुका था, और एक बार पृथ्वीराज कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी गुजरात अभियान जब उसने चलाया था, गुजरात पर आक्रमण किया था, तो वहां पर उसकी क्या हुई थी, पराजय हुई थी। और मोहम्मद गोरी की अगर मैं बात करता हूं तो वो गजनी वापस चला जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं उसकी मोहम्मद गोरी की बात करूं तो मोहम्मद गोरी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत को अगर जीता जा सकता है तो वो पश्चिमी भारत को कब्जे में लेने के बाद ही, और पश्चिमी भारत को वो कब्जे में ले चुका था। तो अब मोहम्मद गोरी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो दोस्तों दो ही थी। वो दो चुनौती कौन कौन सी थी तो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी चुनौती थी पृथ्वीराज चौहान, और दोस्तों उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि एक चुनौती इसके सामने और थी, उसका नाम पहले बता चुका था, भीम सेकंड, जो गुजरात का राजा था। अब आपके दिमाग में कहीं यह बात आ रही होगी कि सर इसने यहां पर आक्रमण नहीं किया था जब वापस ये आया था, तो इसका जो मुकाबला होता है वो किससे होता है, पृथ्वीराज चौहान से। तो दोस्तों थोड़ी सी बात आप ये समझ लो कि जब पश्चिमी भारत को ये जीत जाता है तो कहीं ना कहीं मोहम्मद गोरी का एक आतंक सा फैलने लगता है। कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी की एक लहर चल चुकी थी, और कुछ छोटे छोटे राजा क्या थे कि मोहम्मद गोरी का भारत के अंदर ही समर्थन करने लगे थे। तो अब मोहम्मद गोरी इतना मजबूत हो चुकी थी, सेना उसकी इतना सक्षम हो चुका था कि वो भारत के मुख्य केंद्र तक पहुंचना चाहता था। अब मैं आपको बताऊं कि भाई मुख्य केंद्र पे अगर मोहम्मद गोरी को पहुंचना है तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान से यहां पर इसका क्या करना होगा, सामना होगा। तो दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो राजा जो है वो कहां का है, दिल्ली एवं अजमेर का। अब पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर कुछ लोगों ने यह कहा था कि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही प्रतापी राजाओं के गुण भी इसके अंदर थे, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं यहां पर कमियां भी रही हैं। अब पृथ्वीराज चौहान तो अपनी एक कह सकते हैं कि प्रेम कहानी में डूबे हुए हैं। उधर अगर हम बात करें तो मोहम्मद गोरी अपनी पूरी तैयारी से वो भारत पर आक्रमण कर रहा है, और ये भाई जो है चौहान वही संयोगता के प्रेम में इतना लीन हो चुका है, बस इसको तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा कोई आक्रमण कर रहा है या नहीं कर रहा, ये तो प्रेम में देवदास की तरह पड़ा हुआ है भाई। उधर अगर हम बात करते हैं कि इसी पृथ्वीराज चौहान को चुनौती देता है मोहम्मद गोरी, और इस मोहम्मद गोरी की चुनौती को पृथ्वीराज चौहान स्वीकार करता है कि मुझे नहीं पता कि कौन मोहम्मद गोरी है, अगर उसमें क्षमता है, उसमें ताकत है तो वो आकर हमसे मुकाबला करे। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों मोहम्मद गोरी की चर्चा चली रही थी, और पृथ्वीराज चौहान अपने आप को बहुत ही बहादुर मानता था, और बहादुर थे भी पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है पृथ्वीराज चौहान, और उधर मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ तैयार हो जाता है तराइन के प्रथम मैदान में, तराइन के मैदान में।
और दोस्तों जब तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान पहुंचता है तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं तो इसमें गोविंद राज अपनी सेना के साथ रवाना होता है तराइन के प्रथम युद्ध में। और देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि पृथ्वीराज चौहान इस मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा देते हैं दोस्तों। और इस हार के बाद बताते हैं कि मोहम्मद गोरी एक ऐसा, मतलब मोहम्मद गोरी को ऐसा लगने लगता है दोस्तों कि वो अब भारत को नहीं जीत पाएगा, क्योंकि भारत के केंद्र तक पहुंचने के लिए उसको अभी बहुत तैयारी चाहिए। और वो तैयारी अगर मैं बात करता हूं तो पहली तैयारी गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात आक्रमण के दौरान उसको पता चल चुका था, लेकिन उसने फिर से आजमाइश अपनाया, अपने आप को ट्राई किया, लेकिन फिर से क्या हुआ, तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हो जाती है, मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। यहां तक कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया था, और बंदी बनाने के बाद इसको छोड़ देता है पृथ्वीराज चौहान कि आज के बाद अगर तू मेरे हिंदुस्तान की ओर आंख उठाएगा तो इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। मोहम्मद गोरी भारत से रवाना हो जाता है और सीधा पहुंच जाता है गजनी में, और गजनी में जाकर विचार करने लगता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मोहम्मद गोरी हताश खाने वाला व्यक्ति नहीं था, वो आराम से बैठने वाला व्यक्ति नहीं था। इधर अगर हम चौहान की बात करें तो भाई चौहान तो टेंशन मुक्त हो गया कि आजा भैया, अब कौन ताकतवर राजा है, मैं किसी से राजा से नहीं डरता हूं। इसीलिए बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अपने ऊपर, कहते नहीं है कि मैं, मुझसे बड़ा कोई राजा है ही नहीं। लेकिन दोस्तों अभी और मुकाबला होना बाकी था। कहीं ना कहीं इस युद्ध से, इस लड़ाई से पृथ्वीराज चौहान का सम्मान बढ़ता है। सभी राजाओं में चर्चा हो जाती है कि यार एक तुर्की आक्रमणकारी को, मोहम्मद गोरी को बहुत ही अच्छे से कह सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से इसने हरा दिया। कह सकते हैं कि इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने इतना मतलब अपना योगदान नहीं दिया था जितना कि गोविंद राज ने दिया था। और इस तरह से दोस्तों इस युद्ध को पृथ्वीराज चौहान आसानी से जीत जाते हैं, और मोहम्मद गोरी एक लगता है वही तैयारियों में, जो तैयारी उसने पश्चिमी भारत पर आक्रमण करने के लिए की थी। इधर अगर हम पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान टेंशन मुक्त हो चुका था। अपना वही गाना बाजा, नाच गाना, सभाओं में महिलाओं के नाच गाने होने लगते हैं, उत्सव मनाया जाता है, और बताते हैं कि मदिराओं का सेवन इसके दरबार में चलने लगता है। बहुत टेंशन मुक्त, लाओ भैया मदिरा लाओ। पता कि पृथ्वीराज चौहान चल रहा है मदिरा का सेवन जबरदस्त तरीके से। उधर अगर हम बात करते हैं कि ये मोहम्मद गोरी, यही मोहम्मद गोरी अपनी तैयारी में लग जाता है, और देखिएगा एक कमजोरी ढूंढता है कि कोई ना कोई तो पृथ्वीराज चौहान की कमजोरी दोस्तों होगी। और दोस्तों जब उस कमजोरी का पता चलता है, क्योंकि सभी राजाओं को पता था कि पृथ्वीराज चौहान हारने वाले नहीं हैं, पृथ्वीराज चौहान को हराना बहुत नामुमकिन है, तो भाई अगर हराना नामुमकिन है तो इस भाई की कहीं ना कहीं तो कमजोरी होगी। तो दोस्तों इन दोनों की कमजोरी का पता खुद मोहम्मद गोरी निकालता है, और मोहम्मद गोरी एक पता करता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा कोई शत्रु है, अगर पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा शत्रु है तो वो कोई और नहीं है, वही भारत का एक गद्दार जिसको कहा जाता है जयचंद, वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो मोहम्मद गोरी फिर से कूच करता है भारत की ओर, और एक तरह से एक प्रस्ताव रखता है जयचंद के सामने कि अगर आप मेरा समर्थन करते हो, अगर आप मेरा समर्थन करते हो तो मैं दिल्ली एवं अजमेर आपको दे दूंगा। देखिएगा दोस्तों, मैं कहानी अब भूमिका जो बना रहा हूं दोस्तों, वो तराइन का दूत युद्ध की कहानी मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं कि अब जो पहला युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान जीत चुके हैं, मोहम्मद गोरी की पराजय हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, यहां पर अगला युद्ध हो जाता है 1192 ईस्वी में। उस युद्ध का नाम था तराइन का दूत्य युद्ध। यह युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के मध्य होता है। दोस्तों जैसे ही जयचंद एक तरह से समर्थन करता है मोहम्मद गोरी का, तो यहां पर देखिएगा कहीं ना कहीं यह बात पृथ्वीराज चौहान के कानों तक पहुंच चुकी थी।
कि जयचंद ऐसा क्यों कर रहा है। भाई इतनी बड़ी शत्रुता तो नहीं है जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, पड़ोसी राज्य हैं, आपस में व्यापारिक संबंध भी ठीक ठाक है चौहान वंश के राजाओं में एवं गढ़वाल वंश के राजाओं में। तो कहीं ना कहीं देखिएगा जयचंद सामने तो नहीं आया और मोहम्मद गौरी का समर्थन करने लगता है आंतरिक रूप से, और यही फायदा उठा लेता है मोहम्मद गौरी जयचंद एवं पृथ्वीराज की शत्रुता का। और देखिएगा अगले ही वर्ष घोषणा कर देता है कि पृथ्वीराज चौहान या तो दिल्ली छोड़ दें। अरे वही कायर मोहम्मद गौरी, वही कायर जिसको कि 2 बार जीवन दान दिया हमारे राजाओं ने, वही कायर बोल रहा है कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली छोड़ दें और अजमेर छोड़ दें और अपना कहीं अलग रवाना हो जाएं। लोग ऐसे राजा को बोल रहा है। अब पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान को कई बार समझाया किसने, इसके दरबारी कवि, आप कह सकते हैं कि थोड़ा ध्यान से उतर रहा है, मैं नाम बता दूंगा। इनके दरबारी कवि ने कई बार, जैसे गोविंद राज, इन लोगों ने कई बार समझाया कि भाई ऐसा ना करो, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की तो अगर भाई हम बात करें तो बस सिर्फ एक ही इनको दिखता है उद्देश्य से, पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ एक चीज दिख रही है, वो क्या है, संयोगता। और पता चलता है कि इस संयोगता के चक्कर में पृथ्वीराज चौहान ने कोई भी तैयारी नहीं करी, बस भाई 24 घंटे में 18 घंटे बस इसी को देखें कि भाई यो दिख जा तो सब कुछ हो जा। इस गौरी के चक्कर में पड़ गया पृथ्वीराज चौहान। और भाई यही कारण था, कई कारण बताए जाते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत से ऐसे कारण थे क्योंकि नया नया प्रेम था, नया नया लगाव था। पृथ्वीराज चौहान को पता था कि मोहम्मद गौरी क्या कर लेगा हमारा, लेकिन मोहम्मद गौरी अपनी विशाल सेना लेकर, दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, देखिएगा अपनी विशाल सेना लेकर तराइन के मैदान में पहुंच जाता है और देखिएगा किस तरह से तैयारी करता है, वो चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं। देखिएगा अगर मैं बात करता हूं इनकी सेना की बात, तो एक तरफ बना लीजिएगा पृथ्वीराज चौहान या मोहम्मद गौरी। इधर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इधर अगर हम सेना की बात करें तो मोहम्मद गौरी क्या तैयारी कर चुका था, मोहम्मद गौरी क्या क्या तैयारी कर चुका था दोस्तों। इधर अगर मैं पृथ्वीराज चौहान की बात करूं तो इसकी भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसने क्या तैयारी करी थी पृथ्वीराज चौहान ने। बिल्कुल आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों। इधर अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो जब पृथ्वीराज चौहान अपनी रासलीला में डूबे हुए थे, प्रेम प्रसंग में डूबे हुए थे, तो ये अगर हम देखें मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी अपनी तैयारी कर चुका था। तैयारी कैसे, जयचंद का समर्थन इसने प्राप्त कर लिया था। तो इसने देखिएगा इस युद्ध के लिए, क्योंकि सबको पता था कि अगर इस युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारते हैं, उनको मतलब कि हार का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों हमेशा के लिए राजपूत शासन समाप्त हो जाएगा और एक मुसलमान शासन भारत में स्थापना मोहम्मद गौरी के द्वारा कर दी जाएगी। सबको पता था कि अगर मोहम्मद गौरी हारता है तो हमेशा के लिए कोई भी विदेशी आक्रमणकारी, कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे हिंदुस्तान की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन दोस्तों इधर अगर मैं बात करता हूं तो इसी ने, अगर हम देखें, मोहम्मद गौरी ने एक व्यक्ति को बुलाया गजनी से, इस युद्ध की तैयारी के लिए भाग लेने आता है, मतलब मोहम्मद गौरी के साथ आता है बख्तियार खिलजी। दोस्तों बख्तियार खिलजी दोस्तों इस युद्ध में भाग लेने आता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, सॉरी मोहम्मद गौरी के साथ। दूसरी अगर हम बात करते हैं, इसी युद्ध में भाग लेने आता है इसी का प्रसिद्ध गुलाम मोहम्मद गौरी का यलदौज। इसी युद्ध में भाग लेने आता है इसी का प्रसिद्ध गुलाम नसरुद्दीन कवाचा। इसी युद्ध में भाग लेने आता है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, इसी का प्रसिद्ध गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। इधर अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसी युद्ध का समर्थन करने आता, मैं चौथे पॉइंट में लिख सकता हूं, क्योंकि मोहम्मद गौरी का दोस्तों जो समर्थन किया था वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें वो जयचंद ने किया था।
और ये भाई अगर मैं बात करता हूं, इतने महारथियों को गजनी से बुलाता है क्योंकि ये जानता था कि अगर मैं हारता हूं तो मुझे पृथ्वीराज चौहान जीवित नहीं छोड़ेगा, और जो मेरा सपना है भारत में इस्लाम को स्थापित करना, वो भी रह जाएगा। ये तैयारी करके पहुंच चुका था कहां पर दोस्तों? तराइन के मैदान में। पूरी सेना सजा दी थी इसने। उधर अगर हम बात करते हैं तो भाई जयचंद ने यह कहा था कि अगर आप तराइन के मैदान में पहुंचते हो तो मैं अपनी सेना और मैं खुद स्वयं तुम्हारा समर्थन करने के लिए पहुंचता हूं। इधर अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो जब पता चलता है पृथ्वीराज चौहान को कि मोहम्मद गौरी फिर से भारत के लिए कूच कर चुका है और तराइन के मैदान में पहुंच चुका है और मुझको एक तरह से चुनौती दे रहा है, तो पृथ्वीराज चौहान भी कम नहीं दे कि बेटे उस बार तो तू बच गया, बेटा उस बार तो तू बच गया, इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू आजा। उधर अगर हम बात करते हैं, तो इधर से अगर हम देखें तो इसने एक घोषणा करी गोविंद राज ने कि बेटा एक काम करा जाए कि चौहान कि सिर्फ एक ही काम है तेरे पास कि इस संयोगता को छोड़ और सीधा लग जा काय में, युद्ध कला में। तुरंत ही सेना का अपनी गठन कर और सीधा पहुंच जाए कहां पर? तराइन के मैदान में। तो दोस्तों इसका समर्थन करने के लिए अगर मैं बात करता हूं तो गोविंद राज आता है, गोविंद राज। इधर अगर हम सेना देखें तो इधर से भाग लेने आता है कौन? पृथ्वीराज चौहान का समर्थन करने के लिए गोविंद राज। और मैं दूसरी बात करूं तो इसका और समर्थन करने के लिए दोस्तों अगर मैं देखूं, एक व्यक्ति का नाम और सामने आता है इसमें, लक्ष्मण सेन। इसी युद्ध में भाग लेने आते हैं कुमार पाल। इसी में अगर हम बात करते हैं, इसका जो समर्थन करते हैं चंद्रवरदाई, जिसका मैं बता रहा था, ये इनके राज कवि है चंद्रवरदाई। इनकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो लगभग देखिएगा, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 3 लाख सेना थी, कुछ कहते हैं कि 4 लाख सेना थी। दोस्तों इसमें जो लगभग अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो सेना बनाई गई थी पृथ्वीराज चौहान की, लगभग 4 लाख सेना थी दोस्तों। कहेंगे 3 लाख 2 लाख भी दे रखा, लेकिन आप इस चीज को टेंशन मत लेना कि आपसे नहीं पूछेगा कभी भी 4 लाख सेना थी या 2 लाख सेना थी। बहरहाल अगर मैं बात करता हूं भाई इतने लोगों का समर्थन देखते हैं तो लगभग 4 लाख सेना पृथ्वीराज चौहान के पास थी। और मैं अगर बात करता हूं तो यह तैयारी तो पृथ्वीराज चौहान ने करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान की दोस्तों यहां पर कमी भी रही थी। कमी क्या थी देखिएगा, सबसे बड़ी बात अगर मैं करता हूं कि पृथ्वीराज चौहान ने यह कहा था कि जितने भी हिंदुस्तान के राजा हैं, जितने भी उत्तरी भारत में राजा हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, वो तराइन के युद्ध में भाग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान का नहीं था दोस्तों। यह युद्ध किसी एक राजा का युद्ध नहीं था, यह एक धर्म युद्ध था दोस्तों। एक धर्म के आधार पर युद्ध लड़ा गया था, क्योंकि इस युद्ध में दोस्तों तय होना था कि अगर पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं तो निश्चिंत ही हमेशा के लिए राजपूत शासन हो जाएगा। सब राजाओं ने दोस्तों भाग लिया। पृथ्वीराज चौहान ने सब राजाओं के पास पत्र भेजा और कहा कि इस युद्ध में, इस धर्म युद्ध में सब लोग समर्थन करें, क्योंकि यह लड़ाई पृथ्वीराज चौहान की नहीं है, यह लड़ाई जो है सिर्फ धर्म के लिए है। जैसे कि इस्लाम के लिए मोहम्मद गौरी लड़ रहा है दोस्तों, वैसे ही अपने धर्म के लिए पृथ्वीराज चौहान लड़ रहा है। तो ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपको इतिहास, आप एग्जाम की दृष्टि से मान लीजिएगा या फिर एक अपने उन इतिहास के पन्नों को जो कोई ज्यादा आप तक नहीं पहुंचा पा रहा है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एग्जाम ना सही, अपने इतिहास को जान लो दोस्तों, तभी आज अपने देश के अपनी अर्थव्यवस्था को जान पाओगे। अगर आपने पुराना इतिहास हमारा नहीं जाना तो अब आप क्या बोल सकते हो। अगर राजनीति भी करनी है या कुछ बोलना है, अपने देश की व्यवस्था को जानना है, तो दोस्तों पहले अपना पिछला इतिहास उठा लीजिएगा, तब जाकर पता चलेगा कि हमारे देश में आज क्या व्यवस्था चल रही है, आज गरीबी होने के क्या कारण है। लेकिन वही है ना दोस्तों, 4-5 लाइनें बता दी, कहानी खत्म। अरे बताओ ना, जो है वो बताओ, वही तो बता रहा हूं।
बस समय देते रहो दोस्तों। मैं वादा करता हूं कि आपके एग्जाम की दृष्टि से भी और वैसे भी आप भूलोगे नहीं यहां पर किसी भी चीज को। दोस्तों ये चीज हो जाती है चंद बरदाई, ये सारे लोग इसका समर्थन करने के लिए लगभग 4 लाख सेना हो जाती है। और देखिएगा जयचंद इस युद्ध के लिए मना कर देता है कि मुझे चौहान वंश के राजाओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं और चीजें आपको बताना चाहता हूं। इस युद्ध के लिए सब लोगों ने समर्थन करे। 12 हवन कुंडों का प्रयोग भी किया गया। 12 हवन कुंड करे गए अपने अपने राजाओं के लिए, पृथ्वीराज चौहान की विजय के लिए, क्योंकि ये दोस्तों एक निर्णायक युद्ध था, ये एक धर्म युद्ध चल रहा था ये। क्योंकि राजा जानते थे कि इस्लाम शासक से अच्छा है कि हिंदू शासन रहे, इस्लामिक राजाओं की शासन से अच्छा है कि एक हिंदू राजा हो। सब जानते थे दोस्तों, लेकिन वो गद्दार नहीं जानता था जिसका नाम था जयचंद। जयचंद सिर्फ उसी चीज को जानता था कि उसकी पुत्री का अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान ले गए थे। अरे देश में इतनी बड़ी आपदा आई है, सबको एक हो जाना चाहिए था, लेकिन जयचंद ने वो नहीं किया। ऐसे राजाओं को तो 20 सड़क पर उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए, ऐसे गद्दारों का। दोस्तों आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे ही लोग शामिल हैं जो कि इतना बड़ी घटना करते हैं, हमारा समर्थन ना करके उन लोगों का समर्थन करते हैं जो हमारे नहीं है। अरे इतिहास का कोई भी पन्ना उठा लो दोस्तों, ये गद्दारों की कहानी पहले भी थी और गद्दारों की कहानी दोस्तों आज भी है। 12 हवन कुंड करे गए दोस्तों एक पृथ्वीराज चौहान की विजय के लिए। और सुनिएगा दोस्तों और क्या हुआ इस युद्ध में। इस युद्ध में अगर मैं बात करता हूं कि महिलाओं ने, देखिएगा महिलाओं ने अपने गहने तक दांव पे लगा दिए थे, अपने जेवरात दांव पे लगा दिए थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ था तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूं। क्योंकि इस सेना की इतनी अच्छी व्यवस्था करना चाहते थे हर व्यक्ति कि पूरा पृथ्वीराज चौहान का खजाना तक खाली हो गया था और खजाने में कोई भी ऐसी चीज नहीं बची थी जिसको बेचा जा सके। क्योंकि हथियार इतने अच्छी नस्ल के लिए जा रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान की सब लोग चाहते थे। इस युद्ध में अपने महिलाओं ने, राजपूत महिलाओं ने गहने तक दांव पे लगा दिए थे। मतलब कि कह सकते हैं कि राजपूत महिलाओं ने अपने गहने तक उतार दिए थे, क्योंकि इनकी सलामती के लिए उन्होंने यही कहा था कि अगर आप जीवित लौटते हैं तभी हम इन गहनों का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे, हम अग्नि में कूदकर जान दे देंगे। क्योंकि सबको पता था कि राजपूत सेना के साथ अगर हार होती है तो ये मुस्लिम राजा क्या करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। उन अत्याचारों से अच्छा है कि हम एक जोहर करें और एक साथ मिलकर अग्नि में जान दे दें। दोस्तों इतनी बड़ी कहानी हो चुकी थी, सब राजाओं ने समर्थन किया, जो जिसके पास था वो उसने पृथ्वीराज चौहान को दिया, लेकिन गद्दार जयचंद ने इसका समर्थन नहीं किया। दोस्तों सेना पहुंच जाती है तराइन के मैदान में, और दोस्तों जब तराइन के मैदान में पहुंचती है तो पृथ्वीराज चौहान की 3 से 4 लाख सेना जो थी वो जब मैदान में उतरती है सजी हुई सेना, तो इस कायर के, मोहम्मद गौरी के, इस चमचे के होश उड़ जाते हैं दोस्तों। और ये पीछे मुड़ के देखता है जयचंद की ओर को, और जयचंद दूर तक दिखाई ना देता। लेकिन मोहम्मद गौरी यहां पर फंस चुका था दोस्तों, यह भगोड़ा फंस चुका था इस पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच। इतने महारथी एक साथ, अगर हम बात करते हैं बख्तियार खिलजी की, इसके घुटनों तक हाथ जाते थे, इतना महारथी था। एक राजा को मारने के लिए इतने लोग शामिल थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों युद्ध हो जाता है, युद्ध हो जाता है, और पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था गोविंद राज, एक तरह से ऐसे खड़ा था अपने दोस्त के लिए कि जैसे कि जन्मों जन्मों का इन दो लोगों का साथ हो।
इधर से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इधर से मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। सेना लेके खड़े थे सारे लोग। इसी बीच में गोविंद राज अपनी सेना को आदेश दे देता है दोस्तों, और कहता है कि जब तक युद्ध चलता रहे, जब तक कि समाप्त ना हो जाए, जब तक युद्ध चलता रहे, जब तक कि मोहम्मद गोरी का एक एक सैनिक हमारी तलवार के नीचे ना निकल जाए। क्योंकि दोस्तों सबको पता था जयचंद साथ दे ना दे, लेकिन गोविंद राज जैसे इन महान महारथियों की गाथा में आज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। ऐसे ऐसे लोगों की गाथा में आपको बताना चाहता हूं जैसे कि पृथ्वीराज चौहान है। दोस्तों गोविंद राज अपनी सेना को आदेश दे देता है, और सेना इतनी बहादुरी से लड़ रही थी कि मोहम्मद गोरी के सेना के तितर बितर कर दिए। दोस्तों सेना बहुत अच्छे से लड़ रही थी। गोविंद राज इतना जुनून में था बहुत अधिक, क्योंकि गोविंद राज को पता था कि अगर मैं वीर गति को प्राप्त होता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, राजा अभी जीवित है, और वो था पृथ्वीराज चौहान। इसीलिए दोस्तों गोविंद राज अपनी सेना को आगे बढ़ा देता है, और देखिएगा उधर से बख्तियार खिलजी लड़ता हुआ आगे पहुंचता है, और देखिएगा गोविंद राज जो था काफी सैनिकों को, काफी तुर्की सेना को मार चुका था। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इस आखिर मोहम्मद गोरी की विजय कैसे हुई, यह भी गद्दारी से एक कह सकते हैं कि यहां पर मोहम्मद गोरी ने फिर से अपनी कायरता का परिचय दिया। धोखा हुआ हमारे साथ तराइन के दूसरे युद्ध में धोखा हुआ। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, इस बख्तियार खिलजी और मोहम्मद गोरी ने एक षड्यंत्र रचा और कहा कि पृथ्वीराज चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त नहीं हुए थे। गोविंद राज आगे पहुंच चुका था, और गोविंद राज इतना बहादुरी से लड़ रहा था क्योंकि इनको पता था कि जब तक गोविंद राज है, इनको पता था कि जब तक गोविंद राज है तब तक पृथ्वीराज चौहान का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। दोस्तों गोविंद राज इतने आगे निकल चुके थे दोस्तों, बहुत अधिक। सेना बहुत पीछे छूट चुकी थी, और इन चारों ने, अगर मैं बात करता हूं बख्तियार खिलजी, यलदोज, नसरुद्दीन का बच्चा कुतुबुद्दीन ऐबक ने यही कहा कि जब तक गोविंद राज है तब तक सेना को हम नहीं हरा सकते, इसको मारना ही होगा। चारों ने मिलकर सारी सेना, सारी टुकड़ी सेना जो भी इन लोगों के पास थी वो गोविंद राज को घेर लेती चारों ओर से, और गोविंद राज का बख्तियार खिलजी सर धड़ से अलग कर देता है। गोविंद राज का सर धड़ से अलग होते ही सेना दोस्तों टूटने लगती है, क्योंकि सबको पता था, क्योंकि सेना छोटी नहीं थी हमारी, अरे 4 लाख सेना थी, कुछ नहीं पता था कि पृथ्वीराज चौहान कहां लड़ रहे हैं और गोविंद राज कहां लड़ रहे हैं। सिर्फ अफवाह से लड़ते थे तुर्की सेना, ताकत नहीं थी, क्षमता नहीं थी इनके अंदर, सिर्फ गद्दारी बसी हुई थी इन लोगों के अंदर। अब इसी बीच में अगर हम बात करते हैं, गोविंद राज हारने के बाद कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान को महसूस हो चुका था कि कुछ ना कुछ बड़ी घटना हुई है। यहां पर देखिएगा पृथ्वीराज चौहान के साथ भी वही घटना हुई। पृथ्वीराज चौहान लड़ रहे थे अपनी बहादुरी से, लेकिन धोखे से एक तीर उनकी आंख में लग जाता है दोस्तों। कुछ लोग बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के तीर नहीं लगा था, वो उनके हाथी की आंख में तीर लगा था। ये गद्दार यही करते थे, अरे सामने से बाहर नहीं करते थे। अभी हमारे हाथियों की आंखें तक फोड़ी जाती थी युद्ध में, ताकि हमारे हाथी जो हम जिस पे लड़ रहे हैं वो एक तरह से क्रोधित हो जाएं और हमारी सेना पे टूट पड़े। यही तो लड़ते थे, छोटी सेना लेके आते थे, हमारे पास बड़ी होती थी दोस्तों।
यही हुआ, पृथ्वीराज चौहान नीचे गिर जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान एक तरह से भागने का प्रयास करते हैं, एक तरह से अपनी जनता को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर एक तरह से महोबा के पास, अगर मैं बात करता हूं, महोबा के पास इनको बंदी बनाया जाता है और कुछ इतिहासकार कहते हैं इनको बंदी बनाकर गजनी भेज दिया जाता है। और जैसे ही देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, यह घटना पता चल जाती है सभी लोगों को कि गोविंदराज मारा गया और पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों वो भी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। दो इतिहास है दोस्तों इस घटना के, दोनों इतिहास में आज आपको बताऊंगा। एक इतिहास तो यही है कि पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। एक इतिहास यह है कि उनको गजनी भेजा गया था और गजनी में उनकी दोनों आंखें फोड़वा दी गई थी। और एक इतिहास यह कहता है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही मोहम्मद गोरी को मारा गया था। लेकिन दोस्तों जो भी है घटना वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। जिस समय पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों, तो यहां पे देखते हैं कि जो संयोक्ता थी, जो उनकी प्रेमिका थी, जिनसे उन्होंने सबसे ज्यादा लगाव रखा था, पृथ्वीराज चौहान की बहुत रानियां थी, लेकिन सबसे प्रिय रानी अगर रानियों में थी तो वो संयोक्ता थी दोस्तों। जैसे ही संयोक्ता के कानों में सुनाई पहुंचती है कि पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और उनका पिता जयचंद ने सौदा किया है दिल्ली एवं अजमेर का मोहम्मद गोरी के साथ। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं और कुछ, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए दोस्तों सुनने के लिए, अपने इतिहास को जानने के लिए। पृथ्वीराज चौहान की वीर गति के प्राप्त होते ही दोस्तों मोहम्मद गोरी भागता है दिल्ली एवं अजमेर की ओर और सबसे पहले ये वही हमारी महिलाओं को अपमानित करने के लिए जैसे दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो महिलाओं को अपमानित किया जाता है। लेकिन दोस्तों हमारी महिलाएं भी एक तरह से ऐसी नहीं थी कि अपनी इज्जत पर वो धब्बा लगा दें। जैसे ही पता चलता है कि तराइन का युद्ध सेना हार चुकी है और पृथ्वीराज चौहान उसको वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तो जब एक तरह से मोहम्मद गोरी इसको अपहरण करना मान लीजिएगा या संयोक्ता का के साथ विवाह करने की एक इच्छा जताता है जयचंद के साथ, तो जयचंद हां कर देता है दोस्तों। लेकिन यहां पर संयोक्ता बनी थी तो पृथ्वीराज चौहान के लिए बनी थी। संयोक्ता ने अगर जन्म लिया था तो वह पृथ्वीराज चौहान के लिए लिया था। ये 2 घंटे का प्रेम नहीं था इसका, ये जन्मों तक का प्रेम था दोस्तों। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो जैसे ही मोहम्मद गोरी अजमेर तक पहुंचता है तो यहां पर देखिएगा संयोक्ता ने अपनी दासियों के साथ अग्नि में कूदकर दोस्तों जान दे दी। हमारी देश की महिलाएं ऐसी नहीं है, वो बहादुर महिलाएं थी। आप मुझे इतिहास उठा के बता दो कि क्या किसी मुस्लिम महिला ने आज तक जोर किया है? आप कब कोई भी इतिहास का पन्ना उठा लो, हमारा इतिहास कमजोर नहीं है दोस्तों। हमारी तो महिलाओं तक ने अपनी इज्जत पे आंच तक नहीं आने दी। मोहम्मद गोरी इस चीज से रह जाता है और इतिहास के अंदर मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि पहला सबसे बड़ा अगर कोई जोहर था तो वो संयोक्ता के द्वारा था। पूछा जा सकता है दोस्तों कि इतिहास में सबसे बड़ा पहला जोहर किसने किया था, तो वो संयोक्ता ने किया था। इस तरह से दोस्तों तराइन के युद्ध हारने के बाद मोहम्मद गोरी दिल्ली एवं अजमेर पे कब्जा कर लेता है और भारत में एक इस्लामिक सत्ता स्थापित हो जाती है। तराइन के दूत्य युद्ध के बाद भारत में तुर्की सेना कह सकते हैं स्थापित हो जाती है। भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो जाती है तराइन के दूत्य युद्ध के बाद। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि क्या जयचंद इसमें रोल है? बिल्कुल रोल है। थोड़ी सी कहानी समझेंगे तो जब जयचंद को पता चलता है कि वीर गति को प्राप्त हो चुका है पृथ्वीराज चौहान, तो हंसी खुशी खां ये वादा करता है जो वादा हुआ था इन दोनों के बीच में कि मैं आपको कन्नौज दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं मोहम्मद गोरी को लगता है कि जब ये अपने ही लोगों का समर्थन नहीं कर सकता तो मेरा क्या समर्थन कर सकता है ये।
दोनों में मुठभेड़ हो जाती है और एक युद्ध होता है दोस्तों। उस युद्ध का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के मध्य, उसका नाम था चंदावर का युद्ध। दोस्तों कहानी आप समझ लो बढ़िया से, और मैं समझता हूं कि दोस्तों इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। 1194 ईस्वी की अगर मैं बात करता हूं, चंदावर का युद्ध, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है दोस्तों, और यह युद्ध होता है जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के मध्य, और इसमें गोरी की क्या हो जाएगी दोस्तों, विजय हो जाएगी। बताते हैं कि अभी भी एक आस थी, एक उम्मीद थी हमें कि ठीक है जयचंद ने गद्दारी करी, लेकिन हमारे राजाओं ने समर्थन जयचंद का भी किया। उनको लगता था कि मुस्लिम शासन से अच्छा है कि राजपूत शासन रहे हमेशा के लिए भारत में, इन लोगों की तो अत्याचार नहीं झेलने पड़ेंगे हमें। तो यही हुआ दोस्तों, जयचंद का समर्थन करने के लिए बहुत से राजा आए, और एक तरह से पता चलता है दोस्तों वो पृथ्वीराज चौहान ही था जो मोहम्मद गोरी को टक्कर दे सकता था। वो पृथ्वीराज चौहान ही था जो कि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी से जीता था। अरे गद्दारी से मोहम्मद गोरी जीता था, एक सामने की लड़ाई से नहीं जीता था दोस्तों। युद्ध हो जाता है चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है, और देखिएगा इस युद्ध में जयचंद को बंदी बना लिया जाता है दोस्तों। इसको बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बनाकर जैसे ही बंदी बनाया जाता है तो मोहम्मद गोरी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है ये जयचंद, और कहता है कि मुझे बख्श दें किसी तरह से, और मैं आपको दिल्ली अजमेर के साथ साथ कुछ ऐसे भी क्षेत्र दे दूंगा जिसपे आप अपनी सत्ता को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस मोहम्मद गोरी को यही पता था कि जब ये पृथ्वीराज चौहान का समर्थन नहीं कर सकता तो मेरा समर्थन क्या करेगा। जब ये अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है तो ये मेरे साथ भी कर सकता है। जब पृथ्वीराज चौहान के पैरों में चुभ सकता है कांटा बनके, तो एक दिन कांटा बनके ये मेरे पैरों में ही चुभ सकता है। तो दोस्तों मोहम्मद गोरी ने भारत का गद्दार कहलाते हुए कहा कि जब तू अपनों का ही नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा, और इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। और इस तरह से पता चलता है दोस्तों चंदावर का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। और चंदावर के युद्ध के बाद हमेशा के लिए भारत में एक इस्लाम का झंडा फहर जाता है, इस्लामिक सत्ता स्थापित हो जाती है। दिल्ली अजमेर का एक तरह से जो शासन प्रशासन था वो मोहम्मद गोरी के हाथों में आने लगता है दोस्तों। और धीरे धीरे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोहम्मद गोरी के सामने एक चुनौती और थी। जैसे कि मैं बात करूं 1197 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और भीमदूते के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन दोस्तों उस लड़ाई में भी कहीं ना कहीं हमारी राजपूत सेना कमजोर हो चुकी थी। उनको लगता था कि जब पृथ्वीराज चौहान जैसे और जयचंद जैसे गद्दार हार सकते हैं तो भीमदूते भी हार सकता है। 1197 ईस्वी में मोहम्मद गोरी भीमदूते को हरा देता है, और इस तरह से भीमदूते के हारने के बाद दोस्तों पूरा भारत मोहम्मद गोरी के कब्जे में आ जाता है, मोहम्मद गोरी के अधीन आ जाता है। 1202-3 ईस्वी तक इसने कई आक्रमण करे, मंदिरों को लूटा गया। कह सकते हैं कि हमारे जो लोग थे अन्य राजा उनको मौत के घाट उतारा गया। सुलक्ष्मण सेन बंगाल पे अधिकार कर लिया। बंगाल का राजा सुलक्ष्मण सेन था, और सुलक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू राजा भी बताया जाता है। सब राजा हार जाते हैं धीरे धीरे, और इस तरह से भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित हो जाती है। और मोहम्मद गोरी के बड़े भाई की गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो भारत का सारा साम्राज्य सौंपकर अपने गुलामों में चला जाता है, और गजनी का राजा खुद स्वयं बन जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद मोहम्मद गोरी अपने उसी साम्राज्य को जो गुलामों में बांटा गया था उसको देखने के लिए 1205 और 6 ईस्वी के मध्य भारत आता है। और भारत में आते हुए एक जनजाति के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि खोखर जनजाति के द्वारा मोहम्मद गोरी की 5 और 6 ईस्वी के मध्य क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। और इस तरह से पता चलता है कि भारत में
अगली जो सत्ता स्थापित होती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होती है। और वो जो अगला टॉपिक होगा दोस्तों 1206 से 90 के मध्य हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। और दोस्तों जितने भी मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किए, जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर इस टॉपिक में दोनों पार्टों में बात की है, वो आपको एक लिंक मिल जाएगा और उसमें सारे ही क्वेश्चन होंगे। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछ लिया जाए कि मोहम्मद गोरी की हत्या किस जाति के द्वारा हुई है, खोकर जनजाति के द्वारा। भारत में इस्लामिक सत्ता किस युद्ध के बाद स्थापित हुई थी, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। भारत में कौन सा ऐसा शत्रु था पृथ्वीराज चौहान का जो सबसे तराइन के द्वितीय युद्ध में और प्रथम युद्ध में भाग नहीं लिया था, तो जयचंद था। गढ़वाल वंश का राजा कौन था, तो जयचंद था। पृथ्वीराज चौहान कौन सा था, तृतीय था। इस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर पूछा जाए कि मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्कों पर क्या चलवाया था, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना। मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्कों पर एक तरफ अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, आप उसमें लिख लेंगे, सिर्फ आप कहानी समझते रहो, जो आपको लगे दोस्तों वो आप नोट्स तैयार करते रहो। देखिएगा मोहम्मद गोरी के द्वारा अगर मैं बात करता हूं कौन से सिक्के चलाए गए थे, तो मैं सिक्कों की बात करता हूं तो मोहम्मद गोरी ने सोने के सिक्कों पर, किस पर, सोने के सिक्कों पर एक तरफ अगर मैं देखता हूं मोहम्मद बिन साम लिखवाया था, मोहम्मद बिन साम। और दोस्तों एक तरफ माता लक्ष्मी की आकृति छपवाई थी, माता लक्ष्मी की आकृति छपवाई थी दोस्तों। तो पूछा जा सकता है कि किस राजा ने एक तरफ मोहम्मद बिन साम लिखवाया था और एक तरफ माता लक्ष्मी की आकृति छपवाई थी, तो आप सीधा बताना मोहम्मद गोरी के द्वारा ही चलाए गए थे। दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही है, और अगली बार देखिएगा मैं कोई भी टॉपिक है आपको, जब तक मैं उस टॉपिक को पढ़ाता रहूंगा जब तक वो टॉपिक समाप्त नहीं होगा, मैं बीच में नहीं रोकूंगा। अब जैसे कि पॉलिटी है, पॉलिटी का एक आध पार्ट और बन सकता है, उसको मैं बना दूंगा और धीरे धीरे निरंतर आपको ये वीडियो इस तरह से ही मिलते रहेंगे। और दोस्तों मुझे चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इस तरह की कहानी आपके बीच लेके आऊं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई अपनी राय हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा, जो क्वेश्चन तरह से जिस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके किसी भी एग्जाम में हो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि दोस्तों पता है कोरोना चल रहा है, कोरोना से बचते रहना। पता चला है कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण चल रहा है और बाहर निकल आओ, बाहर नहीं, अपना मोबाइल रखो और बढ़िया से आराम से देखो, क्योंकि बाहर निकलना असुरक्षित माना गया है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।